ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम इसमें आगे जानते हैं कि किन किन विषयों पर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए, प्रश्न है हमारा, राज्यों की स्वायत्तता की मांग का क्या औचित्य है? वर्तमान संदर्भ में इस विषय की तर्कसंगत विवेचना कीजिए। What is the justification for the demand for autonomy of the state? Discuss this topic rationally in the present context. तो ये मैंने आपको बताया कि इस प्रश्न को चुनने के पीछे रीजन क्या है कि पंजाब राज्य के द्वारा खालिस्तान की मांग किया जाना। इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर चुना है क्योंकि 2023 की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली पूछा जाएगा या इनडायरेक्टली, लेकिन पूरी संभावना है 100% कि इस प्रश्न को आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रश्न तो पूछा जाना है, ये बात पूरी तरह तय है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जिस कंटेस्ट में बात करेंगे वो है कि राज्यों की स्वायत्तता की मांग क्या है। राज्यों की स्वायत्तता की मांग की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ हुआ कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघशासित राज्य हैं। अब जब 28 राज्य हैं और 8 संघशासित राज्य हैं तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब भारत राज्यों का संघ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं उनमें से किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश यानी किसी भी स्टेट और टेरिटरी को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी भारत में इस तरह की मांग लगातार की जाती रही है, जैसे बुंदेलखंड की मांग किया जाना, खालिस्तान की मांग किया जाना, जम्मू कश्मीर को भारत से इंडिपेंडेंट किए जाने की मांग किया जाना। इस तरह की मांगें लगातार होती रहती हैं। अब यहाँ पे हमने साथ में लिखा है कि वर्तमान संदर्भ में, तो वर्तमान संदर्भ का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्लियर है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आज जो भारत में खालिस्तान की मांग उठी, इस विषय की हमें तर्कसंगत रूप से विवेचना करनी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोरखलैंड की मांग, गोरखालैंड की मांग, इस तरह की मांगें लगातार की जाती रही हैं। तो इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारा टॉपिक है राज्यों की स्वायत्तता की मांग का औचित्य क्या है, यानी जस्टिफिकेशन फॉर स्टेट्स डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर जो विषय लिखा गया है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करने के बाद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए या केंद्र के वर्चस्व वाली वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखा जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है उसे समझिए। केंद्र राज्य संबंध, तो जैसे ही हम केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि केंद्र राज्य संबंधों को हम अपने संविधान में कहाँ पर पाते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों का या सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो वर्णन हमारे संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 यानी संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 263 तक, यानी कि अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक है। तो केंद्र राज्य जो संबंध हैं वो इस बेस पर स्ट्रॉन्ग मोड में बने हुए हैं या फिर काफी मजबूत बने हुए हैं कि केंद्र राज्यों को कई सारी स्वायत्तता प्रदान करेगा, कई सारे अधिकार प्रदान करेगा,
बेसिकली अगर हम केंद्र राज्य संबंधों के भाग 11 को अगर ध्यान से देखें तो केंद्र राज्य संबंध दो भागों में विभाजित है। इसमें पहला जो भाग है आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 था। ये जो स्पेशली पार्ट है, इस पार्ट में कहा गया है फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, यानी कि वित्तीय संबंधों के बारे में बातचीत की गई है। जबकि आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बातचीत की गई है। तो हम यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, यानी आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक कि प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र राज्य संबंधों की ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करने के बाद, यानी आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आ जाता है कि राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप, यानी राज्यों के द्वारा जो लगातार डिमांड्स की जा रही हैं, उस डिमांड्स के अनुरूप और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। मतलब उनको इंडिपेंडेंट होने की छूट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या फिर केंद्र की वर्चस्व वाली वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखा जाना चाहिए। केंद्र की वर्चस्व वाली वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची का मतलब 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस शेड्यूल में केंद्र को कुछ विषयों पर डिसीजन लेने का राइट मिला है। जिन विषयों पर केंद्र को डिसीजन लेने का राइट मिला हुआ है, बेसिकली उन विषयों को हम संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में शामिल करते हैं। दूसरी बात, राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय शामिल किए गए हैं जिनमें राज्यों को किसी भी विषय पर डिसीजन लेने का राइट मिला हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है 7th शेड्यूल में, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं, वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को ही डिसीजन लेने का राइट मिला हुआ है। तो यहाँ ये कहने का प्रयास किया गया है कि केंद्र के वर्चस्व वाली वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखा जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए 100 जो सब्जेक्ट हैं उन पर तो पूरा का पूरा राइट मिल जाता है सेंट्रल को यानी कि यूनियन को डिसीजन लेने का। अब बात आती है स्टेट लिस्ट की और कंकरेंट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट शामिल हैं उन सब्जेक्ट पर तो स्टेट्स का हक है, लेकिन आप जानते हैं कि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। तो केंद्र जो है वो पिता की भूमिका में है और राज्य जो है वो पुत्र की भूमिका में है। तो अगर मान लीजिए कि देश पर कोई आपात स्थिति आती है, यानी इंडिया में किसी भी तरह की इमरजेंसी लगती है, तो इंडिया में जो इमरजेंसी लगती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत, और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 360 के तहत। थैंक यू सर, राम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 360 के तहत यानी हम कह सकते हैं कि अगर देश में किसी भी तरह की इमरजेंसी लगी हुई है तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है कि राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों पर यानी कि सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेने का जो राइट है वो यूनियन की गवर्नमेंट का हो जाता है। और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में हम कह सकते हैं कि उसमें तो अगर मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून अगर संघ की सरकार को पसंद आ जाता है तो ऐसी स्थिति में संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून ही भारत के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू होता है। इसका मतलब है
कि अगर हम संविधान की 7वीं अनुसूची का विस्तृत तौर पर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि केंद्र का जो वर्चस्व है वास्तव में वो संविधान की 7वीं अनुसूची पर पूरी तरीके से है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची जो है या 7th शेड्यूल जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन करती है, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि यूनियन लिस्ट के अलावा कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट पर इमरजेंसी की सिचुएशन में लॉ बनाने का जो राइट मिलता है वो केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को ही मिलता है। यहाँ पर यही बात की गई है, यानी आफ्टर एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर द स्टेट शुड बी गिवन मोर ऑटोनॉमी एज पर देयर डिमांड और शुड द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सेंट्रल सुप्रीमेसी बी मेंटेन्ड। राइट, यहाँ पर यही बात कही गई है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। आगे चलते हैं और हम अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का अगला पार्ट यहाँ पर क्या क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राज्यों का यह तर्क सही है कि संविधान सभा ने जिन तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीकृत ढांचे पर बल दिया था वे अब प्रासंगिक नहीं रही हैं। अगर हम इस पॉइंट को समझें तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो उसमें इस बात पर विशेष तौर पर बल दिया गया था कि जो अधिकार हैं वो केंद्र के पास ज़्यादा मात्रा में हैं और राज्यों के पास काफ़ी कम मात्रा में हैं। तो निश्चित तौर पर राज्यों का ये तर्क बिल्कुल सही है कि संविधान सभा ने केंद्र को ज़्यादा महत्व दिया है और राज्यों को कम महत्व दिया है। और बेसिकली जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपातकालीन स्थिति में हमारा जो संविधान है वो संविधान संघ को पूरी शक्तियां प्रदान कर देता है, यानी राज्यों की भी शक्तियां संघ को प्रदान कर दी जाती हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि राज्यों का ये तर्क पूरी तरीके से सही है, यानी द स्टेट्स आर करेक्ट इन देयर आर्ग्यूमेंट दैट द इमीडिएट चैलेंजेस फॉर विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंसिस्टेड ऑन ए सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर आर नो लॉन्गर रिलीवेंट। ठीक है, तो संविधान सभा ने जिन तात्कालिक चुनौतियों पर से निपटने के लिए केंद्रीकृत ढांचे पर बल दिया था वे अब प्रासंगिक नहीं रही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वे अब प्रासंगिक नहीं रही हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्यों के द्वारा जो लगातार डिमांड की जा रही है, जैसे गोरखालैंड की मांग की जाना, खालिस्तान की मांग किया जाना, ये इस बात को प्रमाणित करती हैं कि राज्य अब केंद्र से मुक्त होना चाहते हैं, यानी केंद्र राज्य संबंधों की जो परंपरा प्रशासनिक स्तर पर चल रही है, राज्य अब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। अब बात आती है, अब राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रायः संतोषजनक स्तर तक पहुंच चुकी है। बेसिकली अगर हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो आपको पता है सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वो कब बना था, 1953 ईस्वी में। अब 1953 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जब गठन हुआ, उस समय भारत में केवल 14 स्टेट डेवलप किए गए और 6 टेरिटरीज डेवलप किए गए। वर्तमान में ये स्थिति अब 28 स्टेट्स और 8 टेरिटरीज तक पहुंच चुकी है, यानी हम मान सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रायः संतोषजनक स्तर तक पहुंच रही है। राइट, इसका मतलब हुआ नाउ द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हैज ऑलमोस्ट रीच अ satisfactory level and separatist movements are weakening in almost the entire country including the northeast. The challenge of communalism is also not as formidable as it was at the time of the Indo-Pak partition. अब यहाँ पे आगे कहा गया
कि उत्तर पूर्व सहित लगभग पूरे देश में अलगाववादी आंदोलन कमजोर होते जा रहे हैं। अलगाववादी आंदोलन का मतलब क्या है? यानी राज्यों की स्वायत्तता की मांग के लिए, यानी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स के लिए जो मूवमेंट किए जा रहे हैं वहाँ की जनता के द्वारा, अब उस तरह के मूवमेंट्स को या उस तरह के आंदोलनों को अब कमजोर किया जा रहा है, ताकि वे भारत से अपने आप को स्वतंत्र कराने के प्रयास में असफल हो जाएं और भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी भी तरह का खतरा न पहुंचे। आगे कहा गया है, सांप्रदायिकता की चुनौतियां भी उतनी विकट नहीं रही हैं जैसी भारत पाक विभाजन के समय थी। इसका मतलब हुआ कि जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकवाद है ना, तो इस तरह की जो कम्युनलिज्म की बात करें या सांप्रदायिकवाद की बात करें, तो अब वो भी स्थितियां जो भारत की स्वतंत्रता के समय थी, यानी 1947 के समय में थी, अब वो उतनी ज़्यादा विकट नहीं रही हैं। यानी पहले तो बहुत ज़्यादा विकट स्थिति थी, जैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था? वो आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद फिर आप देखिए कई सारे राज्यों का गठन हुआ। जैसे हम बात करें 1956 में, तो 1956 में राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। 1960 की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। 1962 की बात करें तो दादरा और नगर हवेली अस्तित्व में आया। धीमे धीमे इस प्रकार के जो राज्य थे वो अस्तित्व में आते चले गए। लेकिन स्वतंत्रता के समय या फिर 1947 के समय ये जो स्थितियां उस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थीं, वो अब स्थितियां बहुत कम क्रिटिकल हो गई हैं। यानी पहले की तुलना में ये स्थितियां अब बहुत सरल हो चुकी हैं। अब इनका इतना जोर नहीं है, लेकिन बीच बीच में खालिस्तान और गोरखालैंड की जो मांगें उठती रही हैं, उन मांगों को आसानी से दबाया जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया है, इसलिए राज्यों की मांग का उतना हिस्सा जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए जो संघात्मक ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कह दी गई, इसलिए क्या करना चाहिए? राज्यों की मांग का उतना हिस्सा जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए जो संघात्मक ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यानी अगर किसी भी स्टेट के द्वारा कोई डिमांड की जाती है तो उसकी डिमांड को उस हद तक स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे यूनियन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इंडिया की यूनिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं पहुंचता है। उच्च स्तर तक स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो राज्यों की इस प्रकार की मांग को संघ के द्वारा ठुकरा दिया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल आवश्यक है। अब यहाँ पे बात कही गई है उदाहरण के लिए, यानी एक उदाहरण भी दे दिया। उदाहरण के लिए क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति व पद मुक्ति में राज्य सरकार की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। बेसिकली किसी भी राज्य में राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रपति स्वेच्छा से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्यों की जो मांगे हैं उनको किस हद तक स्वीकार किया जाए। स्वीकार ये किया जाए कि अगर किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट किया जाना है या उसको पद से हटाया जाना है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से एक बार परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। तब किसी भी राज्यपाल को या गवर्नर को, स्टेट में या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को, या फिर हम कह सकते हैं प्रशासक को किसी भी राज्य या संघ राज्य में नियुक्त करने से पहले उस राज्य की सरकार की राय को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि मान लेना चाहिए। अगर राज्य सरकार कोई राय भी देती है तो फिर ऐसी स्थिति में
क्या होगा, राज्य सरकार की राय को अगर संघ की सरकार महत्व देना शुरू कर देती है तो निश्चित तौर पर इससे राज्यों में जो प्रशासनिक स्थितियां हैं वो और भी डेवलप होती चली जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए कि राज्य की सलाह के बिना कोई भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, वो राज्यपाल अगर विपक्षी दल का है तो क्या करेगा, हो सकता है कि सरकार के बहुमत में होने के बावजूद भी वो राष्ट्रपति को इस बात की राय दे दे कि राज्य सरकार को भंग कर दिया जाए, यानी इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। जबकि होगा क्या, अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है किसी भी राज्य में, अगर वो राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है तो यहाँ पर राज्यपाल की मनमानी नहीं चलेगी, राष्ट्रपति की मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। अब राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि स्टेट लिस्ट के जो 61 सब्जेक्ट हैं, उन 61 सब्जेक्ट पर जो केंद्र सरकार आपातकालीन स्थिति में कानून बना लेती है, उन कानूनों का निर्माण करने की जो शक्ति संघ आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी के टाइम में ले लेता है, उस शक्ति को खत्म कर देना चाहिए। यानी आपातकालीन स्थिति में भी राज्य ही अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखें। यहाँ पर ये बात कहने का प्रयास किया गया है, यानी यूनियन की गवर्नमेंट इमरजेंसी की सिचुएशन में भी स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें किसी भी प्रकार का इंटरफियर ना करे और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। राइट, आगे चलते हैं। आगे बात कही गई है और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि राज्य अपनी सहूलियत से कानून बनाए। अब समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन कंकरेंट लिस्ट के या समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाए, केंद्र कानून न बनाए। यहाँ पर यह बात कहने का प्रयास किया गया है। यानी समवर्ती सूची के जो 52 सब्जेक्ट हैं, उन 52 सब्जेक्ट पर भी प्रयास यही होना चाहिए कि संघ वहाँ पर राज्यों के कानून बनाने के मामले में किसी भी तरह का इंटरफियर न करें, बल्कि राज्यों को पूरी तरीके से स्वायत्तता मिले, ऑटोनॉमी मिले कि वे अपनी सहूलियत के अनुसार समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकें। आगे कहा गया है तथा केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम अनिवार्य स्थितियों तक सीमित रहे। यानी बहुत ही ज्यादा विषम स्थिति है। बहुत ही ज्यादा विषम स्थिति का मतलब है कि देश में केवल राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तब ही केवल केंद्र राज्य सूची के और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अपने हाथों में ले। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की स्थिति में राज्य का जो अधिकार है उसका केंद्र के द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यानी केंद्र राज्य सरकारों को उस समय स्वतंत्रता प्रदान करे। केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ही केंद्र के हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपातकाल की स्थिति में और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राज्यों के अधिकारों में किसी भी तरह की कमी नहीं की जानी चाहिए। आगे कहा गया है, इसके अलावा राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए करारोपण की शक्तियों तथा कर राजस्व के वितरण जैसे मुद्दों पर भी व्यापक पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है कि राज्यों के जो वित्तीय स्वास्थ्य है, यानी राज्यों के पास जो वित्त आता है और राज्यों के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, तो स्टेट के द्वारा जो टैक्स जनता पर आरोपित किए जाते हैं और साथ में राज्य के पास जो टैक्सेज आते हैं, उन टैक्सेस का राज्य किस प्रकार से उपयोग करता है, उसकी जो शक्तियां हैं
बेसिकली इन शक्तियों पर व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया जाए, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी विचार विमर्श किया जाए कि राज्य अपने वित्त के मामले में निर्णय लेने पर पूरी तरीके से स्वतंत्र हों। साथ ही केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का वितरण है, यानी कि जो जनता से मिलने वाले टैक्स का जो बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है, वो भी बहुत संतुलित प्रकार से किया जाना चाहिए। राज्यों का जो हक है वो वित्त के बंटवारे में बढ़ाया जाना चाहिए और संघ का जो हक है टैक्सेशन पर, उसको कम किया जाना चाहिए। यानी इस पर भी एक पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा बात आती है कि आपात उद्घोषणा संबंधी प्रावधानों का विशेष अनुच्छेद 356 का प्रयोग विरलतम स्थितियों में ही होना चाहिए, ताकि राज्य सरकारें निश्चित व निर्भय होकर अपनी नीतियों का परिचालन कर सकें। आपने देखा कि कई बार मनमाने ढंग से आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ। आर्टिकल 356 का प्रयोग कैसे होता है? मान लीजिए कि वर्तमान में अभी मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, और यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, तो जिन राज्यों में यूपीए की गवर्नमेंट है, तो यूपीए का मतलब कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसा न हो कि अनुच्छेद 356 का लाभ लेते हुए राज्य की सरकारों पर कोई आरोप लगाकर उनकी पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी उन राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि उन राज्यों की विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं को अक्सर ये डर बना रहता है कि कहीं केंद्र में जो सरकार है उसके द्वारा राज्यों की विधानसभाओं को भंग न कर दिया जाए। हालांकि इस बारे में पहले ही प्रोविजन हो चुका है। अब इसका प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य की जो सरकार है वो पूरी तरह बहुमत में है। अगर बहुमत की कोई अलग स्थिति आती है, यानी कि दिखता है कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो इसके लिए पहले राज्यों में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। यानी राज्यों में ये हम कह सकते हैं कि राज्यों में बहुमत को साबित करवा के देख लेना चाहिए। अगर राज्यों में बहुमत सरकार का साबित नहीं होता है, तभी उन राज्यों में विधानसभाओं को भंग करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में राज्यों की विधानसभाओं को भंग नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया है, देयर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द स्टेट्स मस्ट बी एक्सेप्टेड विच is necessary to keep the federal structure healthy. For example, the opinion of the state government should be given importance in the appointment and removal of governors. The center should adopt a policy of non-interference on the subjects of the state list, and on the subject of the concurrent list, efforts should be made that the state should make law according to their convenience, and the intervention of the center should be limited to the minimum necessary situations. Apart from this issue, like taxation powers and distribution of tax revenue should also be comprehensively reconsidered for the financial health of the state. The provisions related to emergency proclamation, especially Article 356, should be used only in the rarest of rare situations, so that the state government can run their policies without fear and anxiety. तो ये मैंने आपको अभी जो हिंदी में समझाया था, दरअसल उसका ये अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। आगे चलते हैं और अगले पार्ट पे आते हैं। अब बात आती है पर इस प्रक्रिया में, यानी हम कहते हैं कि आर्टिकल 56 का अगर बार बार प्रयोग हो जाता है तो इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। यानी इस प्रक्रिया में यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है वो दरअसल नेशन बिल्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, यानी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी हम विकासशील स्थिति में हैं, अभी हम पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं।
आज के न्यूज़पेपर में अगर हम उठा के देखें तो वहाँ पर बात की गई है कि 2047 तक यानी 2047 AD तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि निश्चित तौर पर यह हमारा जो लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो पूरा हो जाए, तो हमारी भी स्थिति पूरे विश्व में ठीक उसी प्रकार की हो जाएगी जैसे कि ब्रिटेन की है, जैसे कि USSR की है और जैसे कि USA की है। तो इस तरह की स्थितियां आ जाएंगी और हमारा जो भारत है वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। और विकसित राष्ट्र होने के बाद हमारे भारत में जो राष्ट्र निर्माण है जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ स्थिति में आ जाएगा, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो सामाजिक स्थितियां हैं, इनसे गुजरना पड़ता है, उन स्थितियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। क्योंकि विकसित राष्ट्र होने का मतलब है कि पूरी तरीके से राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न का मतलब है उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति परिपूर्ण हो जाएगी। जब वो परिपूर्ण हो जाएगी तो इससे बहुत सारे इम्पैक्ट जो हैं, जो कि क्लास में कह रहा हूँ, जो कि देश में बहुत कमज़ोर स्थिति लाने का प्रयास करते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और साथ में कहा जा रहा है और उसका कमज़ोर पड़ना घातक सिद्ध हो सकता है। यानी कि अगर हमारी जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, अगर वो लगातार कंटिन्यू नहीं चलेगी और भारत का जो विकसित राष्ट्र बनने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाया, तो निश्चित तौर पर हमारा जो भारत राष्ट्र है, जो हमारा भारत देश है, वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारी जो डॉलर की रेट है उसकी तुलना में भारत में रुपए की जो रेट है वो काफ़ी कम है। एक समय ऐसा था जब डॉलर की रेट रुपए के लगभग बराबर हुआ करती थी, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था। लेकिन वर्तमान में आज हम देखते हैं तो हमारा जो रुपया है वो डॉलर के सामने लगभग 1/80 के करीब है। यानी अभी हमारा भारत अपनी आर्थिक स्थिति में अमेरिका जैसे देशों के सामने लगभग 80 गुना पीछे है। यह हमारे लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों को अभी तक हम शेष भारत के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ सके हैं। आप देखिए, उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वास्तविकता में भारत उनके विकास के लिए पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उन उत्तर पूर्व के राज्यों के द्वारा लगातार स्वायत्तता की जो मांगें उठ रही हैं, उसके पीछे कारण यही है कि भारत उन उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ अपने पूरे तरीके से जो संबंध हैं वो भावनात्मक तौर पर कायम नहीं कर पाया है। तो जब भावनात्मक संबंध बन जाएंगे तो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो हमारे भारत के साथ मिलकर हमारे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना हम लेकर के बैठे हैं, उस सपने को साकार करने में पूरी भूमिका निभाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो जो 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स के साथ अगर सिक्किम को भी जोड़ लिया जाए तो ये 8 राज्य हैं। इनके साथ हमें भावनात्मक संबंध भी बनाने चाहिए ताकि ये हमारे देश की उन्नति में योगदान कर सकें और लगातार जैसे गोरखालैंड जैसे क्षेत्रों की जो मांगें उठ रही हैं वो मांगें ना उठें। इसके अलावा उत्तर दक्षिण तनाव का मतलब क्या है? आप देखते हैं कि जो विंध्याचल रेंज है, वो विंध्याचल रेंज क्या करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो आप ये भी जानते हैं कि उत्तर भारत में जिस प्रकार की प्रकृति अपनाई जाती है, जिस प्रकार के विचार या संस्कृति अपनाई जाती है, दक्षिण भारत में उस प्रकार की संस्कृति या दक्षिण भारत में उस प्रकार के व्यवहार को नहीं अपनाया जाता, जिसके कारण कई मामलों में उत्तर दक्षिण भारत में तनाव की स्थितियां जन्म ले लेती हैं। इसी प्रकार से आगे और क्या कहा गया? मराठी गैर मराठी तनाव। आप जानते हैं कि लगभग 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई थी जिसके कारण
जो मराठी भाषा नहीं बोलने वाले लोग थे, यानी कि जो गैर मराठी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र ने उनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो इस तरह के जो तनाव हैं वो लगातार उठते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से असमी बिहारी तनाव की तरह, असमी बिहारी तनाव का मतलब है कि असम में और बिहार में जो तनाव बने हुए हैं, यानी असम के लोग बिहारियों के साथ नस्ल भेद जैसा व्यवहार करते हैं, बिहारी लोग असम के लोगों के साथ नस्ल भेद जैसा व्यवहार करते हैं, भाषा के आधार पर तनाव होता है, संस्कृति के आधार पर ये तनाव होता है, और ये तनाव लगातार क्या करता है, हमारे भारत की जो नींव है उसको कमजोर करने का प्रयास करता है। आगे कहा गया कि इस तरह के जो तनाव हैं, विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के आपसी तनाव बड़ी संख्या में बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जब तक उत्तर दक्षिण तनाव खत्म नहीं होगा, मराठी गैर मराठी तनाव खत्म नहीं होगा, असमी बिहारी तनाव खत्म नहीं होगा, तो इस प्रकार के तनाव अगर लगातार बढ़ते चले जाएंगे तो विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के जो आपसी तनाव हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि भारत में स्वायत्तता की मांगें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बार मैं पंजाब में गया, तो पंजाब में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर बोला कि मैं यहाँ पर एक रूम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं एक भारतीय हूँ। तो उन्होंने कहा आप भारत में नहीं हैं, आप पंजाब में हैं। तो ये जो इस तरह के विवाद उठते हैं कि आप भारत में नहीं हैं, आप पंजाब में हैं, इसका मतलब है कि वो अन्य भारतीयों के साथ नस्ल भेद जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि हमारे भारत के लिए एक खतरे के रूप में उभर कर आ रहा है। आगे कहा गया है कि नस्लवाद लगभग 200 जिलों में अपनी पहुंच बना चुका है। आप देखिए कि इस तरह का जो नक्सलिज्म है, जो नस्लवाद है, इसकी पहुंच भारत के अब तक लगभग 200 जिलों में हो गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस तरह की स्थितियों को बढ़ने से पहले हमें उन पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। और क्या कहा गया है देखिए, और सांप्रदायिकता तथा नस्ल भेद के झगड़े भी समय समय पर सिर उठाते रहते हैं, यानी नक्सलिज्म के और नस्ल भेद के जो झगड़े हैं ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि दिल्ली में अगर आप रूम लेने जाएंगे और आप कहते हैं कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के लोगों को दिल्ली के लोग रूम देने से पता नहीं क्यों रहते हैं, उनको रूम आसानी से उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो इस तरह की समस्याएं जो आती हैं वो किसके कारण आती हैं, नस्ल भेद के कारण आती हैं। इसी प्रकार से अगर आप गुजरात में जाते हैं और आप बिहार के रहने वाले हैं तो गुजरात में भी आपको रूम नहीं दिया जाएगा। आप महाराष्ट्र में जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश के या भारत के किसी उत्तरी पूर्वी राज्य के रहने वाले हैं तो आपको महाराष्ट्र में भी रहने के लिए रूम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे जो कारण है वो एक तो है सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म, और दूसरा है नस्ल भेद। इनके कारण ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आगे कहा गया, इन संकटों को देखते हुए यह जरूरी है, यानी इस तरह की जो सिचुएशंस बनी हुई हैं इनको देखते हुए सबसे जरूरी बात क्या है कि आंतरिक सुरक्षा तथा सामरिक महत्व के अन्य संवेदनशील विषयों पर केंद्र के पास ठोस शक्तियां न केवल बनी रहें बल्कि कुछ मुद्दों पर उनमें विस्तार भी हो। इसका मतलब है कि जब इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मैटर आ जाएं, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठ जाएं, तो आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर या सामरिक महत्व यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे विषय जो कि पूरे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, उनके लिए या अन्य संवेदनशील विषय या कोई ऐसा विषय जो भारत के नागरिकों में आपसी भेदभाव को उत्पन्न कर रहा है, ऐसे मामले में केंद्र के पास ठोस शक्तियां न केवल बनी रहें, यानी केंद्र के पास शक्ति होनी चाहिए कि वो इस तरह के विवादों का समाधान कर सके, साथ ही बल्कि कुछ मुद्दों पर उनमें विस्तार भी होना चाहिए, यानी आंतरिक सुरक्षा के मामले में, सामरिक महत्व के मामले में या संवेदनशील विषयों के मामले में राज्यों की तुलना में केंद्र के पास जो शक्तियां हैं, संघ के पास जो शक्तियां हैं, उनको बढ़ा दिया जाना चाहिए, उन शक्तियों में विस्तार करना चाहिए। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए
आज एक केंद्रीय पुलिस बल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो उदाहरण के लिए हम क्या देख रहे हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए आज एक केंद्रीय पुलिस बल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यानी एक ऐसा केंद्रीय पुलिस बल होना चाहिए जो कि हमारे देश की आतंकवादियों से निपटने में पूरी तरीके से सहयोग करे। आपको पता है केंद्र सरकार ने इस तरह के कुछ प्रोविजन किए हैं और कुछ प्रोविजन अभी भी करना बाकी हैं। जैसे पहले संघ को जो अधिकार था या संघ के अंतर्गत जो पुलिस आती थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसको अधिकार था कि अगर उनका क्षेत्र किसी राज्य से जुड़ा हुआ है तो उनको राज्य क्षेत्र के केवल 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार था। लेकिन संघ ने इस विषय को या आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अपना जो क्षेत्र था वो 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर के दायरे तक कर दिया है। यानी 50 किलोमीटर के दायरे तक संघ की जो सरकार है वो अपने केंद्रीय पुलिस बल को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, किसी भी व्यक्ति को लगभग क्या कहते हैं उसकी तलाशी लेने या उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गेट करने की अनुमति प्रदान कर रहा है। लेकिन फिर भी इसमें अभी और कुछ बदलाव और किए जाने चाहिए। इसके लिए एक नए सिरे पर केंद्रीय पुलिस बल की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। आगे चलते हैं। इसी तरह सांप्रदायिकता, नस्लवाद, भाषाई हिंसा और क्षेत्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए भी केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर केंद्रीय पुलिस बल की आवश्यकता तो है, लेकिन साथ साथ हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सांप्रदायिकता पे ध्यान देना है, नस्लवाद पे ध्यान देना है, हमें भाषाई हिंसा पे ध्यान देना है, यानी भाषा के आधार पर किसी के साथ हिंसा ना हो, और क्षेत्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए ध्यान देना है। तो क्षेत्रवादी भावनाओं के जो प्रचार प्रसार चल रहा है उनको रोकने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। और ये प्रयास कौन करेगा? संघ की सरकार करेगी। और इस तरह की जो भूमिकाएं अपेक्षित हैं वो किससे अपेक्षित हैं? उनकी अपेक्षा केंद्र की सरकार से की जा रही है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसके बाद इसको हम इंग्लिश में जान लेते हैं क्या लिखा है। बट इन दिस प्रोसेस इट शुड नॉट बी forgotten that the process of nation building is still not complete in India, and its weakening can prove to be fatal. We have not yet been able to emotionally connect the northeastern state with the rest of India. In addition, there are a large number of inter-regional and linguistic tensions such as North-South tensions, Marathi, non-Marathi tensions, Assamese Bihari tensions. Naxalism has made its reach in about 200 districts, and communal and caste-based conflicts also raise their heads from time to time. In view of these threats, it is necessary that the center should not only retain solid powers on internal security and other sensitive subjects of strategic importance, but also expand them on some issue. For example, the need for a central police force is being felt today to deal with terrorism. Similarly, an important role of the center is also expected to stop the propagation of communalism, racism, linguistic violence, and regional sentiments. Right? तो ये अभी जो मैंने हिंदी में समझाया था उसका अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने उपस्थित है। आगे चलते हैं और अगली बात आती है कि अब हम लगभग निष्कर्ष के आसपास पहुंच रहे हैं कि लगातार जो स्वायत्तता की मांग की जा रही है उसके लिए आइडियल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं उस पर हम लोग पहुंच रहे हैं। आदर्श स्थिति यह हो सकती है, यानी आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? तो द आइडियल सिचुएशन वुड बी कि सामरिक महत्व के विषयों जैसे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा, विदेशी संबंध आदि पर केंद्र का संपूर्ण वर्चस्व। यानी हम कह सकते हैं कि टू हैव टोटल सुप्रीमेसी ऑफ द सेंटर ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस एसेट्रा। यानी
इसके लिए आदर्श स्थिति ये हो सकती है कि राज्यों को स्वायत्तता तो दी जानी चाहिए, लेकिन जितनी भी सामरिक महत्व के सब्जेक्ट हैं, इन सामरिक महत्व के सब्जेक्टों पर, जैसे कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हो गई और विदेशी संबंध हो गए, इन पर राज्यों को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इनके मामले में पूरी तरह जो संपूर्ण वर्चस्व या पूरी शक्ति दी जानी चाहिए वो केंद्र को दी जानी चाहिए, ताकि केंद्र इन शक्तियों से आपस में निपट सकता है। क्योंकि अगर हम आंतरिक सुरक्षा जैसे विषय या बाह्य सुरक्षा जैसे विषय अगर हम राज्यों को सौंप देते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यों की मनमानी हो जाएगी और पता चलेगा कि ऐसी स्थितियां डेवलप हो गई हैं कि विदेशी नागरिक हमारे भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। और हमें विदेशों के साथ भी इस तरह के संबंध डेवलप करने चाहिए कि विदेशी लोग हमारे राष्ट्र के उत्थान में अपना पूरा योगदान दे सकें। अब बात करते हैं जबकि यानी व्यायल राष्ट्रीय महत्व के शेष मुद्दों पर अंतर्राज्य परिषद जैसे मंचों का सक्रिय उपयोग करके सहमति पूर्वक निर्णय लिए जाने चाहिए। जैसे इसके अलावा जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं, मैटर्स हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, उन मुद्दों पर एक काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए, और वो है भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। इस इंटर स्टेट काउंसिल का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि ऐसे विवादास्पद मुद्दे जिनमें क्या है कि विवादास्पद मुद्दे जिनमें अक्सर राज्य और संघ के बीच लगातार टकराव होता रहता है, ऐसे मुद्दों पर एक बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर लेने चाहिए और जितने भी डिसीजंस लेने चाहिए वो सहमति पूर्वक लेने चाहिए। तो अगर सहमति पूर्वक डिसीजंस लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि राज्य के द्वारा भी कुछ ऐसे सुझाव दिए जाएं जो कि हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में और ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कहा गया कि व्यायजब के on remaining issues of national importance, active use of forums such as the Inter-State Council decisions should be taken by consensus। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई बात आई कि जो मुद्दे सिर्फ एक राज्य से संबंधित हैं, यानी कुछ ऐसे मैटर्स भी होंगे जो केवल एक ही स्टेट से रिलेटेड होंगे, है ना, जैसे गोरखालैंड की मांग हुई, जैसे कि गोरखालैंड के अलावा खालिस्तान की मांग हुई, केवल एक राज्य से रिलेटेड है, वे पूरी तरह से राज्यों के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए। यानी इस तरह के मैटर्स को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो इस मामले में क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, तथा उनमें केंद्र का हस्तक्षेप केवल तभी होना चाहिए जब संविधान सम्मत तरीके से शासन चलाने का कोई रास्ता न बचा हो। यानी उन मैटर्स में डिसीजन केवल या इंटरफेयर करने का राइट केवल यूनियन की गवर्नमेंट को तभी मिलना चाहिए जब ऐसा लगता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो गवर्नेंस सिस्टम चलाया जा रहा है उस सिस्टम को चलाने में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है। अगर ये इंडिया की इंटीग्रिटी या और साथ में यूनिटी को किसी भी तरह का खतरा पहुंच रहा है, तब ऐसे मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। राइट, तो द इश्यूज विच pertain only one state should be left completely to the state, and the center should intervene in them only when there is no way left to run the rule in a constitutional manner। यानी केवल राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार यूनियन को यानी कि संघ को तभी होना चाहिए जब हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को किसी भी तरह का कोई खतरा पहुंच रहा है। उससे पहले अन्य किसी भी मामलों में केंद्र को राज्य के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने से पूरी तरीके से बचना चाहिए। सेपरेटिज्म जैसे इशू पर क्या होना चाहिए कि केंद्र को इंटरफियर करने का राइट मिलना चाहिए। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पर और अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष ये कहता है भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए
कि राज्यों की स्वायत्तता किसी भी परिपक्व संघात्मक लोकतंत्र का सामान्य लक्षण है। राज्यों की परिपक्वता का मतलब है कि हमारे स्टेट्स की जो मैच्योरिटी है वो हमारे यूनियन के लिए या हमारी डेमोक्रेसी के लिए वो एक कॉमन फीचर है। तो कॉमन फीचर है तो निश्चित तौर पर हमें उस कॉमन फीचर का सम्मान करना चाहिए। चूंकि हमारा लोकतंत्र परिपक्वता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसलिए हमें उस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बेसिकली क्या हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। और गंभीरता से कदम क्या उठाने चाहिए वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हमें ये भूलना नहीं है कि राज्यों को जो स्वायत्तता दी गई है, यानी स्टेट्स को जो ऑटोनॉमी दी गई है, उन ऑटोनॉमी में कोई भी परिपक्व संघात्मक लोकतंत्र का सामान्य लक्षण होता है। यानी कि उसमें हम कह सकते हैं कि स्टेट जो होता है वो एक कॉमन फीचर की तरह काम करता है, लेकिन इनमें मैच्योर फेडरल सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। चूंकि हमारा लोकतंत्र है वो लगातार क्या कर रहा है, मैच्योरिटी के लेवल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यानी विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें इस मुद्दे को गंभीरता से सोचना चाहिए और गंभीरता से हमें इस मामले में कदम उठाने चाहिए। ये हमारा निष्कर्ष है, यानी इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन दैट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इज अ कॉमन फीचर्स ऑफ एनी mature federal democracy. Since our democracy is climbing the state of maturity, we should take serious steps on this issue. तो आपने यहाँ पर समझा कि जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो हमें उसे क्या करना है, स्टेप्स में बांट लेना है और लास्ट में हमें क्या देना है, अपना एक निष्कर्ष उपलब्ध कराना चाहिए, और वो निष्कर्ष हमने दे दिया है। आज मैं आप लोगों को आज के इस डिस्कशन के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देना चाहता हूं। तो पहले हम उन विशेष बातों पर एक बार परिचर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आप डेली पीडीएफ चाहते हैं, आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनमें ज्वाइन होने के लिए आपको अपने मोबाइल में 9319695945 नंबर को सेव कर लेना चाहिए। ये मोबाइल नंबर आप सभी के व्हाट्सएप में शो हो जाएगा और ये मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होना अनिवार्य है। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जितनी भी ओजांग आईएएस की तरफ से डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्री टेस्ट से रिलेटेड हो या स्टडी ग्रुप से रिलेटेड हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी विशेष बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो चुका है। 9 जून 2023 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आदरणीय अंकुर सर के साथ आप इस बैच में जुड़कर सोशियोलॉजी ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन, क्या अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बनना चाहते हैं, यानी आप प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, MIT क्या है, डेली शेड्यूल कैसे बनाएं, सुबह की शुरुआत जादुई तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से किस प्रकार से करें, तो आप प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फीस है केवल 299। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी पूरी यूपीएससी की जो प्रक्रिया है उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की अगर आपको प्रक्रिया सीखनी है, यानी जिसमें बताए जाएंगे आदरणीय ओजांग सर के द्वारा उत्तर लेखन के 20 जादुई सिद्धांत, और ये 20 जादुई सिद्धांत आपको मुख्य परीक्षा में सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाएंगे, बल्कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में
पूरी तरीके से मददगार सिद्ध होंगे और ये बैच आपको केवल 999 रुपीज़ में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से आप मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित कर सकते हैं और सर्वाधिक अंक अर्जित करके आप उसके साथ साथ आप अपने फाइनल सिलेक्शन में एक अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आप जीएस फाउंडेशन के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बाई ये बैच जो होगा जीएस फाउंडेशन का, ये हमारा नया बैच 26 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। ये बिलिंगुअल होगा, ये ऑनलाइन होगा। इसका जो ऑफर है वर्तमान में इसकी फीस रखी गई है केवल 6,999 रुपये। ये डेट आपकी एक वीक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी आप 18 मई से लेकर के 25 मई तक आप इस बैच में अपना एडमिशन सुनिश्चित कराते हैं तो आपको केवल 6,999 फीस पे करनी होगी। उसके बाद अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इस बैच की फीस बढ़ाकर लगभग 11,999 यानी 11,999 रुपये हो जाएगी। तो आप 18 से लेकर के 25 मई तक इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा लीजिए। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ये बैच पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होगा, ऑनलाइन बैच होगा और 26 जून से ये बैच प्रारंभ हो जाएगा। आगे चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। अगर आप ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग संडे को 11 बजे 21 मई को आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी का 2023 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही बेहतर साबित होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ओयांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, फ्री या ओपन मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस मॉक टेस्ट को पार्टिसिपेट करने के बाद आपको ऑल इंडिया लेवल पर जो रैंकिंग होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और विशेष बात यह है कि इसको जो तैयार किया है वो ओयांग आईएएस की टीम ने मिलकर के तैयार किया है। हमारा प्रयास ये है कि कम से कम 25 से 30% क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके यहाँ से यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको मिल जाएं। उस बेस पर हमने इस पेपर को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया है। तो आप लोग ओयांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप को डाउनलोड करें और संडे को 11 बजे 21 मई 2023 को आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। आगे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी सबसे अंत में अपने बारे में। आप सभी मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम सुमित सारस्वत है और मैं पॉलिटी, आईआर और सोशल जस्टिस और पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का आउटपुट मुझे मिलता है, उनके द्वारा दिए गए सजेशंस के आधार पर मैं अपने आप को और बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ, अपनी प्रतिभा को और निखारने की कोशिश करता हूँ। टीचिंग में निरंतर जो सुधार होते हैं उनको भी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक बैच लेके आ रहा हूँ 5 जून 2023 को राजनीति विज्ञान का। तो आप इसके लिए पहले हम 2-3 डेमो क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और मेरा पूरा वादा है आपसे कि मैं इस बैच में आपको इतने बेहतर तरीके से सिद्धांत सिखाऊंगा कि आप लोगों को पीएसआईआर में मज़ा आने लगेगा। जिसको आज तक आप बहुत ही टफ सब्जेक्ट के रूप में इम्पोर्टेंस देते रहे हैं, वो सब्जेक्ट आप लोगों के तन मन में उतर जाएगा और आप इस बैच के साथ अपने आप जुड़ना पसंद करेंगे। इस बैच की फ़ीस मैंने बहुत कम रखी है, केवल 7,999 रुपये। तो आप लोग इस बैच में अपना प्री रजिस्ट्रेशन करा करके, इनरोलमेंट करा करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक लाकर आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो विषय है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जब आप आंसर लिखेंगे, और राजनीति विज्ञान का सिर्फ इतना ही लाभ नहीं है, जब आप राजनीति विज्ञान को विषय को पढ़ेंगे तो पहला फायदा, आपको पॉलिटी को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आईआर को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका पूरा का पूरा जो सेकंड पेपर है, लगभग उसका 2/3 भाग पीएसआईआर ऑप्शनल से आराम से कवर हो जाता है। इसके अलावा आपका 250 मार्क्स का जो ऐसे आता है, प्रति वर्ष एक ऐसे
राजनीतिक विषयों से संबंधित होता है, यानी 250 मार्क्स का ऐसे में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सोशल जस्टिस भी करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, सोशल इशू भी करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा और भी जितने आर्थिक मुद्दे हैं, कुल मिलाकर लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप PSIR के बैच में मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको UPSC की परीक्षा में कम से कम 1000 नंबर का मैटर यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और आप 1000 नंबर में से अगर 600 मार्क्स, यानी यू गॉट 600 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने रैंक को कितना टॉप लेवल पर ले जा पाएंगे। तो आप लोग जो भी राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाने में सफल रहूँगा, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हम लोग ये क्लास 5 जून 2023 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मेरे जो अध्ययन और अध्यापन का अनुभव रहा है, वो अध्ययन और अध्यापन का अनुभव भी PSIR ऑप्शनल बैच में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये विषय आपके लिए बहुत ही सरल, सहज और आदर्शवादी और आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होगा। तो राष्ट्र की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाले सभी युवा एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में उनको एक विनम्र निवेदन कि वे अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उजांग का IAS से जुड़ें और अपनी सफलता को सिद्ध करें। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।